नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो केंद्र से डॉक्टर राकेश रयाल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। उत्तराखंड गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के लिए, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री जगमोहन रौतेला जी मौजूद हैं। रौतेला जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रयाल जी और नमस्कार सभी श्रोताओं को। रौतेला जी, जैसे कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि पर आज हम उनको याद कर रहे हैं। और उत्तराखंड के गांधी के नाम से वो जाने जाते थे। उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल, जो एक राजनीतिक दल के रूप में उभर के आया, उसकी नींव रखी और एक संरक्षक और एक संस्थापक के रूप में वो रहे। आज उत्तराखंड राज्य की जो स्थिति है और उत्तराखंड क्रांति दल, जिस राजनीतिक दल की, जिस राजनीतिक संगठन की उन्होंने स्थापना की थी, उसकी स्थिति पर और उनके जो उद्देश्य थे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के, जो उनकी एक, हम ये कहें कि एक लालसा थी राज्य को लेकर, उसमें आपको क्या भिन्नता दिखती है? भिन्नता तो बहुत सारी है। एक तरीके से इंद्रमणि बडोनी जी के जो राज्य का जो सपना था वो पिछले 23 सालों में कहीं ध्वस्त होता सा दिखाई देता है। जो राज्य की मांग को लेके, रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, उस समय जो मूलभूत जो मांग थी, राज्य क्यों बनना चाहिए, इनके पीछे ये सारे कारण थे। वो कारण आज भी 23 साल बाद भी पूरी तरीके से मौजूद हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। पलायन पहले से ज्यादा गति से बढ़ा है। जितना पलायन उत्तर प्रदेश रहते हुए नहीं था, उससे तेज गति से उत्तराखंड बनने के बाद पिछले 23 सालों में पलायन बढ़ा है। हमारे कई गांव पूरी तरीके से वीरान हो गए, मतलब मानव विहीन हो गए। वहाँ एक भी व्यक्ति उन गांवों में नहीं है। मकान पूरे तरीके से खंडहर हो गए हैं। उन मकानों में झाड़ियाँ उगाई हैं। उसी तरीके से चिकित्सा का सवाल है। गाँव में लोग आज भी डोली में बैठ के लोग मुख्य सड़क तक आते हैं, उसमें बहुत सारी कैजुअल्टियाँ रास्ते में हो जाती हैं। मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है। जो स्थिति कमोबेश पहले थी वही स्थिति आज भी है। वही हाल शिक्षा का है। जो शिक्षा को लेके जो चीज़ें थी वो पूरे शहरों तक केंद्रित हो गई है। गाँव में आज भी शिक्षा को लेके बहुत बड़ा सवाल है। स्कूल वीरान हो रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। जी, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जो हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को जो जाना जाता है, उनका जीवन परिचय में क्या आप संक्षिप्त में जो है हमारे श्रोताओं को आप जानकारी देंगे? संक्षेप में मैं जीवन परिचय में मैं आज पहले बडोनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनकी 24वीं पुण्यतिथि है। 18 अगस्त 1999 को मुनि की रेती में जो विट्ठल आश्रम है, जहाँ उनका निवास था, वहाँ उनका निधन हुआ था। जी वो जी। लगभग कुछ टाइम बीमार रहे, जोलीग्रांट में भर्ती थे, उसके बाद घर आ गए थे। तो वहीं अपने घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बाकी जो उनका जो जन्म था वो 24 दिसंबर 1925 को जी टेहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सुरेशानंद था। जी। उनकी शिक्षा कुछ देहरादून और कुछ नैनीताल में हुई। उन्होंने डीएवी कॉलेज देहरादून से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सुरुचि देवी से उनकी शादी हो गई थी। उसमें वो केवल 19 साल के ही थे। जी जी। उसके बाद वे काम धंधा, जैसा पहाड़ों में जी जो जी। स्थितियां हैं, जी तो काम धंधे के लिए वो बॉम्बे चले गए थे। जी। लेकिन वहाँ उनको रास नहीं आया, तो बहुत जल्दी फिर वो वापस अपने गांव लौट आए। और एक तरीके से उनके जो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई वो 1993 में हुई, जब गांधीवादी कार्यकर्ता मीराबेन ने उनका गांव का दौरा किया। जी उसके बाद वे बडोनी जी इस तरीके से अपने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। तो 1961 में वे अपने गांव के प्रधान बने जी। और उसके बाद जखोली विकास खंड के प्रमुख भी रहे। प्रमुख बनने के बाद 1967 में देवप्रयाग से वे पहली बार विधायक चुने गए और देवप्रयाग इंडिपेंडेंट, विधानसभा से। देवप्रयाग जी विधानसभा जी से, जी और जी। इंडिपेंडेंट थे। जी जी। मतलब किसी पार्टी पार्टी से से वे नहीं। चुनाव नहीं लड़े, जी जी जी। स्वतंत्र तौर पर वे चुनाव लड़े। जी उसके बाद 1969 में
फिर वह कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर फिर विधायक बने। अच्छा, हाँ कांग्रेस में विधायक रहे हो। हाँ, जी, 1900 मतलब फिर वो मिटपोल ये हुआ। बहुत कम लोगों को मुझे लगता है कि इस चीज की जानकारी होगी, उन्नीस जो सौ हमारी युवा पीढ़ी उन्नीस है। सौ जी, उनसत्तर में उत्तर प्रदेश में दोबारा जब चुनाव हुए जी, तो उसमें वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़े। जी, फिर उसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी का राज आया तो उसमें फिर वे एक बार फिर कांग्रेस छोड़ के फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े देवप्रयाग और विधानसभा से। देवप्रयाग विधानसभा जी, से ही। जी। और हाँ, उस भाई, समय आपका घनसाली अखोड़ी तक पूरा देवप्रयाग विधानसभा में आता हाँ था। हाँ, जी, जी, पूरा वो था। और जी। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर फिर वो चुनाव लड़े और जीते तीसरी बार जीते। तीसरी बार। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से और कांग्रेस से, जनता दल से निर्दलीय रूप में जो चुनाव लड़े हैं और विधायक का चुनाव जीते हैं। और उस समय तो देवप्रयाग विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा हुआ ना करती थी, काफी कम से बड़ी कम आज वो विधानसभा थी। 3 विधानसभाओं में वो बंटी हुई तब है ना। टिहरी जिले में केवल दो 2 विधानसभा विधानसभा होते थे, थे। एक जी, टिहरी और एक देवप्रयाग। देवप्रयाग थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, उनका उत्तराखंड जो हमारा पहाड़ी जो क्षेत्र था, उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है हमारा प्रदेश, उसके प्रति उनकी निष्ठा थी और यहाँ की जनता के प्रति उनकी निष्ठा थी। और उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उन्होंने एक अवधारणा पैदा की लोगों के अंदर कि हमें अपना राज्य जी चाहिए। जी। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के होते हुए भी वह गैर राजनीतिक थे, आपको क्या कहना है इस बार? बेसिकली बडोनी जी के यदि जीवन पर हम गहराई से नजर डालें तो मुझे जो लगता है वे मूल रूप से वे एक रंगकर्मी थे। जी, 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 राजनीति में वो उसके बाद आए। उनकी अपनी एक सांस्कृतिक संस्था थी जिसके माध्यम से उन्होंने मलेथा की गूल अच्छा, और माधव सिंह भंडारी, दो बड़े चर्चित नाटक उनके जी, जी, रहे जी, हैं, जी, 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 जिनका उन्होंने मंचन दिल्ली और बॉम्बे और लखनऊ तक में किया। जी, जी, और 1956 में बुडोनी जी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दल के एक तरीके से अगुवा थे। जी, और उनके सांस्कृतिक दल ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। जी, जी, वहाँ जो सांस्कृतिक यात्रा थी जी, उसमें उनका सांस्कृतिक दल का नृत्य था, जिससे नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके दल को अपने यहाँ भोज पे भी बुलाया। बहुत बड़ी बात है। जी, तो उस समय का वो चित्र बड़ा यादगार चित्र है जी, उनके पूरे सांस्कृतिक दल का जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। जी, तो वो जो सांस्कृतिक दल से जुड़े होने का जो उनका जो मूल भाव था, जी, उससे मुझे लगता है कि वो उनके आजीवन बना रहा। जी, 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 वो जो एक रंगकर्मी का जो एक अपना एक निश्चल जो स्वभाव होता जी, है जी, जी, समाज को कुछ देने का और वो करने का, वो उनका हमेशा बना रहा। इसीलिए वो उस तरीके से विधायक बनने और पूरे आंदोलन के में सक्रिय रहने, उत्तराखंड क्रांति दल में लंबे समय तक संरक्षक रहने के बावजूद भी जो एक राजनीतिक नेता का जो एक अपना एक स्वभाव होता है, जी, वो बडोनी जी के अंदर नहीं दिखाई देता। जी, जी, वो बाद के कई सारे दौर में उनके कामों को लेके, उनके निर्णयों को लेके वो सब चीजें सामने भी आते रही हैं। जी। ऐसे अलग से कोई ऐसे पहलू हैं स्वर्गीय बडोनी जी के बारे में जो आम लोगों को पता न हो, क्योंकि आप काफी समय से उनके साथ रहे भी हैं, आपने समय बिताया है उनके साथ और आप बहुत समय से जो है आप उत्तराखंड की राजनीति और जो भी अन्य जो भी पहलू हैं उनके क्षेत्र में आपकी पत्रकारिता काफी हो रही है। हाँ, ये एक तरीके से मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि आंदोलन के दौर में उनके साथ एक लंबा वक्त बिताने का मौका मिला। और बुडोनी जी बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और जब कहीं दौरे पर जाते थे, हम जब उनके साथ होते थे तो आपको रास्ते का पता नहीं चलता था। जी, वो एक बड़े मजाकिया स्वभाव के थे, चुटकुले सुनाना, कथा कहानियां सुनाना, हम्म, मतलब पूरा रास्ता कब कटा, या जैसे एक उनका जो एक पद था पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक का, या एक अभिभावक की तरह जो रहते जी, थे, जी, बहुत धीर गंभीर बने रहना और वो करना और चुप चुप रहना, ऐसा उनका स्वभाव नहीं था। जी, ठीक है, अपने राजनीतिक उसमें वो बड़ी गंभीरता की बातें करते थे, वो दूसरा मामला है। लेकिन जब आप साथ होते थे तो तब वे हंसी मजाक और बहुत सारी चीजें, तब आश्चर्यचकित भी करता था। एक जिंदा दिली उनके अंदर मौजूद रही है। और बहुत सारे निर्णय वो रहे हैं कि वो बड़े अपने वसूलों के पक्के भी रहे हैं। जी, 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 एक स्थिति ये भी है कि वो सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे।
तो 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन का एक बड़ा उभार सामने जी आया, जी जी तो उसी दौर में ऋषिकेश के ही क्षेत्र में किसी जनसभा में जी जी जब वो बैठे हुए थे जी और लोगों को संबोधित करने की उनकी बारी थी, लेकिन उस बीच में जब बैठे हुए थे तो उसी दौरान वो सिगरेट भी पी रहे थे। अच्छा जी जी तो जब वे अपने संबोधन के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कुछ उस तरह की बातें की। तो उसी उसमें बैठी हुई एक महिला ने उनसे कहा कि बुढ़िया जी, और चीज तो सब ठीक है, पहले आप जो चाहिए, जो आप धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं, ये तो छोड़ दिया, तो पहली बात ये भेजा है। जी 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 तो बुडौनी जी का अपना एक आत्मविश्वास या संकल्प का है कि उन्होंने तुरंत सिगरेट निकाली और तोड़ के फेंक दी जी। और कहा कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं पी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हाँ, बात है। जो आदमी लगातार बहुत ज्यादा सिगरेट पीता, वो एक झटके में जी 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 बिना किसी तैयारी के, बिना किसी संकल्प के, किसी के कह देने पर, टोक जी देने पर, वो उन्हें बहुत ज्यादा फील हुआ जी जी कि जब मैं एक समाज को एक दिशा देने की बात कर रहा हूँ, वो सारी चीजें कर रहा हूँ, तो समाज में से एक महिला उठ के मेरे एक दुर्व्यसन को लेकर सवाल कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और तो मुझे उस दुर्व्यसन को तुरंत छोड़ देना जी चाहिए। जी तो उसके बाद उन्होंने अपनी तलब को मिटाने के लिए तुरंत कुछ लोगों से कहा भी मेरे लिए इलायची, लौंग और इस तरह की चीजें लाओ, ताकि जब मुझे थोड़ा सा लगे तो मैं मुंह जबकि में बहुत डाल लूं। बड़ा मुश्किल होता है इस हाँ तरह की व्यसनों को त्यागना, और वो भी एकदम से बिना सोचे समझे। हाँ, लोग करते हैं, बार बार वादा करते हैं, लेकिन जी बार बार टूट जी जाता है। जी जी लेकिन उन्होंने एक झटके में छोड़ा, जी तो जी इस तरह का उनका जो संकल्प सिद्धि थी, जो जी। संकल्प की ताकत थी, वो बहुत बड़ी थी। जो महान पुरुष रहे हैं अक्सर उनके अंदर कुछ न कुछ इस तरह की खूबियां अवश्य होती हैं। जो इंद्रमणि बडोनी जी, जिनको उत्तराखंड के गांधी का नाम दिया गया है यहाँ की जो हम लोगों ने, तो आपको क्या लगता है कि जो गांधी जो उनको नाम दिया गया है, किस तरह से दिया गया? क्या वो एक अहिंसावादी थे? और जो गांधी जी का जो चरित्र था, क्या वो कहीं उनके चरित्र पर कहीं झलकता था आपको? वही है, हालांकि बहुत सारे लोग उत्तराखंड आंदोलन के नाम पर 1994 को उत्तराखंड आंदोलन कह देते हैं, जबकि उत्तराखंड आंदोलन में 1994 एक पड़ाव था। ये नहीं कि केवल 1994 में ही आंदोलन हुआ। एक तरीके से देश की आजादी के बाद उत्तराखंड बनाने की जो राजनीतिक मांग थी, वो 1952 से चली आ रही थी। जी तो जब 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, तो उसका गठन ही सिर्फ राज्य बनाने की एक सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर उसका गठन किया गया था। हालांकि इंद्रमणि बडोनी उस समय यूकेडी में नहीं थे। जी वे लगभग 1.5-2 साल बाद 1981 में जब ऋषिकेश में उत्तराखंड क्रांति दल का जब अधिवेशन हुआ, तो वहाँ वे उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए और उसके बाद आजीवन हमेशा जो है उत्तराखंड क्रांति दल में ही रहे और उसके संरक्षक की भूमिका में रहे। तो उसी दौर में जब 1994 में आंदोलन का एक बड़ा उभार सामने आया जी और उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जी जी तो उस आंदोलन में एक बड़ा दमन आंदोलनकारियों का जी हुआ। जी जी खटीमा में, मसूरी में, मुजफ्फरनगर में जी लगातार आंदोलनकारी राज्य की मांग को लेकर धरने प्रदर्शनों में मारे गए। जी जी तो उस दौर में जब एक आशंका थी कि पुलिस के इतने दमन होने के बाद कहीं ऐसा न हो कि आंदोलन हिंसक न हो जाए जी 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 और कुछ और बेगुनाह न मारे जाएं, या युवा जिनके अंदर एक दर्द था, एक आग सी थी, वे कहीं रास्ता न भटक जाएं। जी तो जी इंद्रमणि बुडोनी उस समय पूरे आंदोलन के एक बड़े नेता या सर्वमान्य नेता भी हम कह सकते हैं, जी 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 उभर के सामने आए थे। तो उन्होंने वही एक कहा, संरक्षक की भूमिका में भी रहे हाँ, हैं। संरक्षक की भूमिका में भी रहे। तो उन्होंने वही कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, चाहे जी सरकार जितना दमन करे, हम हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। जी वही कारण है कि ठीक है, पुलिस ने आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए, लेकिन आंदोलनकारियों की ओर से उतने बड़े हिंसा और सरकारी दमन के बाद भी कोई प्रतिक्रिया के रूप में हिंसात्मक कार्रवाइयां नहीं की गई, जी 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 जिसकी वजह से बडोनी जी को उत्तराखंड के गांधी के खिताब से नवाजा गया। ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी सर। और ये उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड आंदोलन, आपने इस पर भी अच्छी तरह से जानकारी दी कि उत्तराखंड आंदोलन कोई एकदम से 1994 में ही जो है नहीं शुरू हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ और कई पुराने समय से जो है ये चलता रहा और 1994 में इसने उग्र रूप धारण किया, जिसमें जो है हमारे जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, एक संरक्षक की भूमिका उस आंदोलन में उनकी रही और जिसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को भी मिले। तो इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं सर
कि जो इंद्रमणि बडोनी जी थे, कांग्रेस से रहे, जनता दल से रहे, निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद जब वो उत्तराखंड क्रांति दल में आए, जो कि एक दल के रूप में जो है उभर के आया राज्य में, तो उसमें उनकी भूमिका क्या रही? मतलब वही है कि वो पार्टी के संरक्षक थे और उत्तराखंड क्रांति दल जो अलग राज्य की मांग को लेके जो आंदोलन की जो गतिविधियां रहती थी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती थी। उनके निर्णयों में आंदोलन कैसे करना चाहिए, सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें होती थी। इसी क्रम में 1994 में जब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने यहाँ शिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का जब ऐलान किया, तो उसी दौर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलग राज्य के समर्थन में, कि उनका कहना था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनना चाहिए, तो उन्होंने रमाशंकर कौशिक जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसे हम आज भी कौशिक समिति की रिपोर्ट कहते हैं। और उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ ये तय किया था कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। जब ये रिपोर्ट आई थी, उसमें जिस हिस्से को हम उत्तराखंड कहते थे, उस हिस्से में उसमें केवल 8 जिले ही थे। और हरिद्वार जिला उस उत्तराखंड में शामिल नहीं था। ये बाद के दौर में उसे शामिल किया गया। और उन्हीं 8 जिलों में से दूसरे जो जिले उभर के आए, तो बाद में जब 9 नवंबर 2000 का जब राज्य बना, तो उसमें उत्तराखंड में 13 जिले हो गए थे। बडोनी जी के जीवन पर हम गहराई से नजर डालें, मूल रूप से वे एक रंगकर्मी थे। राजनीति में वो उसके बाद आए। इंद्रमणि बडोनी जी मूल रूप से संस्कृति कर्मी थे, तो इसी वजह से कई बार जो है सरकारों को ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं कि उनका जो जन्मदिन होता है 24 दिसंबर को, उसे पूरे राज्य में सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मतलब एक तरीके से उनके जन्मदिन को सांस्कृतिक दिवस घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन सरकारों ने अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला किया नहीं है। तो एक तरीके से वो दिखाता है कि सरकार ये अच्छा होता है कि उनको याद करने का पूरे राज्य को एक मौका मिलता, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनका जो जीवन परिचय है, जो उनका इतिहास रहा है, उससे लोग नई युवा पीढ़ियों को कुछ सीखने को मिलता। ये बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन हाँ, तो वो है ही है, क्योंकि बडोनी जी ने जो मलेथा की कूल और माधव सिंह भंडारी जो नाटक किए, और बहुत बड़ी तादाद में किए, तो उसी की वजह से एक सामान्य आदमी को भी माधव सिंह भंडारी की वीरता के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा हुई। नहीं तो इतना ज्यादा लोगों को जानकारी उनके बारे में नहीं थी। उनके त्याग और बलिदान के बारे में जानकारी नहीं थी। माधव सिंह भंडारी ने जिस तरीके से मलेथा के पूरे इलाके को पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए, वहाँ सिंचाई की सुविधा देने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। बहुत बड़ी बात। तो एक बहुत बड़ी बात थी। उसमें जो किंवदंतियां हैं कि जिस नहर से मलेथा में पानी लाया जा रहा था, तो वो पानी आ नहीं पा रहा था, तो किसी ने कहा कि नहीं, ये नरबली दी जाएगी, तो तभी ये पानी आएगा। तो माधव सिंह भंडारी ने ये किया कि उन्होंने कहा भाई किसी और के बच्चे की बलि देने के बजाय, अगर समाज का हित है, उसमें सब कुछ है, तो अपने बेटे का मैं बलिदान दे सकता हूँ। और उन्होंने किया, और बहुत बड़ी बात थी। उसी के बाद मलेथा एक कई सालों तक, एक तरीके से हम सदियों तक कहें, पूरी वो घाटी बहुत उपजाऊ घाटी के रूप में रही है। हालांकि अब रेल परियोजना के कारण पूरी घाटी बर्बाद हो गई है, पूरी उजाड़ हो गई है। और वो जो मलेथा का जो उपजाऊ जो बेल्ट थी, वहाँ जिस तरीके से जो धान होता था पूरे शहरों में, और उसमें वो फेमस था, मलेथा का सेरा जिसे कहते थे, कि वो पूरा फेमस था। मतलब वो सभी लोग जानते थे और ख्याति प्राप्त था। तो विकास की नई अवधारणाओं में हमने मलेथा के उस ऐतिहासिक स्थल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि माधव सिंह मलेथा जी का जो त्याग था, बलिदान था, उसको अपने संस्कृति और अपने रंगकर्मी के नाते उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और यही कारण रहा कि वो एक सांस्कृतिक और एक रंगकर्मी होने के नाते वो लोगों के बीच रहे, और वहीं से वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए। और राजनीतिक व्यक्तित्व होने के बावजूद भी वो गैर राजनीतिक थे। ये सारी बातों पर आपने चर्चा की, और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आम लोगों को जिनकी जानकारी नहीं थी, उन पर भी आपने चर्चा की।
तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे हमारे उत्तराखंड के, जिन्हें उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी। उनकी 24वीं पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा जो राज्य हित में जो भी कार्य किए गए हैं उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को लेकर, उस पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ उत्तराखंड के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और उत्तराखंड आंदोलनकारी श्री जगमोहन सिंह रौतेला जी। मैं उनका इस कार्यक्रम में आने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा एक कार्यक्रम सुना। और फिर मिलेंगे हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर। नमस्कार।